एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद दानी पर, जहां हम हिंदी की तैयारी को बनाते हैं आसान। तो तैयार हो जाइए अपने पेन और नोटबुक के साथ, बैठिए और शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है। हरियाणा, दिल्ली, मेरठ, हिमाचल प्रदेश। हाँ जी, मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र कौन सा है? तो आपको याद रखना, जो मेरठ है ये मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? मेरठ मानक हिंदी का आदर्श एवं मानक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। हाँ जी, सिंगल के लोग किस भाषा को मागधी कहते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो सिंगल के लोग हैं ये पाली भाषा को मागधी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? सिंगल के लोग पाली भाषा को मागधी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? अपभ्रंश, प्राकृत, पाली, संस्कृत। हाँ जी, कौन सी भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है? तो आपको याद रखना, जो संस्कृत है ये मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है। जो संस्कृत है ये प्राचीन आर्य भाषा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? जो संस्कृत है ये मध्यकालीन आर्य भाषा नहीं है, बल्कि ये प्राचीन आर्य भाषा है। आपको याद रखना है, प्राचीन आर्य भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की 3 बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? ग्रीशन, सुनीति कुमार चटर्जी, भोलानाथ तिवारी, धीरेन्द्र वर्मा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। तो बताइए, बिहार की 3 बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? तो आपको याद रखना, ग्रीशन ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम ग्रीशन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ग्रीशन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? 2, 5, 6, 7। बताओ, डॉक्टर ग्रीशन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? तो आपको याद रखना, कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है? कोरवी, बघेली, कन्नौजी, बुंदेली। हाँ जी, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। तो आपको याद रखना, जो बघेली है ये पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती है? तो आपको याद रखना, खड़ी बोली जिसे हम कोरवी बोलते हैं, हरियाणवी, कन्नौजी, ब्रज, बुंदेली बोलियां आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी सीमा की मगई किससे प्रभावित है? भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, कुमायूनी, कन्नौजी। हाँ जी, पश्चिमी हिंदी की मगई किससे प्रभावित है? तो आपको याद रखना, भोजपुरी से। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाट भाषा किसे कहते हैं? राजस्थानी, पहाड़ी, छत्तीसगढ़ी, डिंगल। हाँ जी, भाट भाषा किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना, जो भाट भाषा है डिंगल भाषा को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। दोस्तों अब बात करें, जो डिंगल भाषा है ये कौन कौन सी भाषा से मिलकर बनी है? तो आपको याद रखना, राजस्थानी, राजस्थानी और किससे मिलकर बनी है? तो आपको याद रखना, राजस्थानी और अपभ्रंश से मिलकर बनी है। आपको याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है, डिंगल और पिंगल में अंतर। बात करें पिंगल भाषा किससे मिलकर बनी है? तो आपको याद रखना, ब्रज भाषा और किससे बनकर मिली है? जल्दी बताइए। ब्रज भाषा और अपभ्रंश से। आपको इसमें अंतर याद रखना है, क्योंकि ये ही पेपर में पूछ देते हैं कि डिंगल किससे मिलकर बनी है और पिंगल। तो आपको याद रखना, जो डिंगल है ये राजस्थानी अपभ्रंश है और जो पिंगल है ये किससे? ब्रज भाषा और अपभ्रंश से मिलकर बनी है। आपको इसमें अंतर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वरी किस बोली की लोक कवि है? ब्रजभाषा, अवधी, कन्नौजी, बुंदेली।
हाँ जी, ईश्वरी किस बोली की लोक कवि हैं? तो आपको याद रखना जो ईश्वरी है ये बुंदेली बोली के प्रमुख लोक कवि हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? खड़ी बोली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, अवधी। हाँ जी, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? तो आपको यह रखना खड़ी बोली के। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर खड़ी बोली के क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति नहीं है? अंधेरे नगरी, भारत दो दशा, कर्पूर मंजरी, वैद की हिंसा, हिंसा न भवती। जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों आज के क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरी क्लास जरूर देखना। लास्ट में अपना स्कोर बताना कि आपका स्कोर कितना गया और आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। अभी बताइए भारतेंदु की मौलिक नाट्य कृति कौन सी नहीं है? तो आपको याद रखना कर्पूर मंजरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, गिरिजा कुमार माथुर। जल्दी से बताओ आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो आपको याद रखना मोहन राकेश द्वारा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें आधे अधूरे जो नाटक है इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1969। मैंने आपको क्या बताया? आधे अधूरे नाटक मोहन राकेश द्वारा लिखित हिंदी का प्रसिद्ध नाटक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? अंबिका दत्त व्यास, लक्ष्मीकांत मिश्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। हाँ जी, सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? तो आपको याद रखना जो सिंदूर की होली है ये लक्ष्मी नारायण मिश्र द्वारा लिखित नाटक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें तो सिंदूर की होली है इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1934। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? गोपाल राम गहमरी, किशोरी लाल गोस्वामी, दुर्गा प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। हाँ जी, मयंक मंजरी किसके द्वारा लिखित नाटक है? तो आपको याद रखना जो मयंक मंजरी है ये किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित नाटक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अब दोस्तों आप सभी का काम है आप लोग मुझे मयंक मंजरी की सन जरूर बताना कि ये जो नाटक है कब आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है? एक घूंट, इंद्र सभा, जानकी मंगल, यक्षगान। बताओ जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी कौन सी है? तो आपको याद रखना जो एक घूंट है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब बात करें जो एक घूंट एकांकी है इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1930। दोस्तों आपको याद रखना जो एक घूंट एकांकी है इसे आधुनिक ढंग की प्रथम एकांकी स्वीकार किया गया। और क्वेश्चन क्या था? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एकांकी कौन सी है? तो आपको याद रखना एक घूंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार है? धर्मवीर भारती, उदयशंकर भट्ट, गोविंद वल्लभ पंत, हरि कृष्ण प्रेमी। हाँ जी, सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना कौन है? गोविंद वल्लभ पंत। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अब बात करें जो सुहाग बिंदी है इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1949। और जो ययाति है इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1951। दोनों सन इंपॉर्टेंट है तो दोनों सन आपको याद रखनी है। जितने भी सन मैं आपको बताती हूँ ये सभी आपके एग्जाम में किसी ना किसी तरीके से एग्जामिनर अब पूछता है क्योंकि सन वाले क्वेश्चन बहुत देता है तो आपको सन याद रखनी है सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। हाँ जी, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? तो आपको याद रखना आषाढ़ का एक दिन की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? मल्लिका मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन की प्रमुख नारी पात्र है। बात करें ये जो नाटक है मोहन राकेश द्वारा कब प्रकाशित हुआ था? तो आपको याद रखना 1958 में। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे कहते हैं
डायरी, एकांकी, आत्मकथा, रिपोर्टाज। हाँ जी, जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे हम क्या कहते हैं? एकांकी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किनका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, देवेंद्र राज अंकुर, मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद। हाँ जी, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किसका है? जल्दी से बताओ। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, जितने भी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, उन्हें बताना क्लास चल रही है। डेली बस क्लास देखनी है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप कितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ये आपके ऊपर है। अगर नहीं कर पाते हो तो आप पूरी क्लास देखिए, समझिए, उसके बाद उसे दोबारा से देखिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और ये जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट है। बताओ, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन किनका है? तो आपको याद रखना, जयशंकर प्रसाद का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार है लक्ष्मी नारायण लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मीकांत वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। हाँ जी, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, लक्ष्मी नारायण लाल। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किन की कृतियां हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी परमार, निराला। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा थैंक यू कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो मुझे, इतनी अच्छी आपको क्लास लगती है। आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगी, आप लोग मुझे कमेंट में ये जरूर बताया करो कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है, और आपको जो और क्लास चाहिए वो किस टॉपिक पे चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर क्लास जरूर लाऊंगी। तो आप लोगों से यही कहूंगी, कमेंट जरूर करना। अभी बताइए, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किन की कृतियां हैं? तो आपको याद रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुलसीदास। ये बहुत रचना पूछी जाती है, किसकी है? तो आपको याद रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया? लोकानुभूति, स्वानुभूति, प्रलयानुभूति, आनंद अनुभूति। बताइए, किस अनुभूति की प्रधानता के कारण छायावादी काव्य को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है? तो आपको याद रखना, स्वानुभूति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी के गीत के रचनाकार है नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण बर्मन, हरिवंश राय बच्चन, हरिकृष्ण प्रेमी। हाँ जी, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? तो आपको याद रखना, नरेंद्र शर्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। मैंने आपको क्या बताया? प्रवासी के गीत के रचनाकार नरेंद्र शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, हालावादी। हाँ जी, पंत की ताज कविता किस भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है? तो आपको याद रखना, प्रगतिवादी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया? पंत की ताज कविता प्रगतिवादी भावधारा का प्रतिनिधित्व करती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की निम्नलिखित रचनाओं में से किस रचना को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? जूही की कली, सरोज स्मृति, तोड़े थी पत्थर, तुलसीदास। हाँ जी, निराला की कौन सी कृति है जिसे हिंदी का शोक गीत कहा जाता है? तो आपको यह रखना, सरोज स्मृति। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है? आंसू, ग्रंथि, यामा, वेला। ग्रंथि, आंसू, यामा, वेला। यामा, वेला, आंसू, ग्रंथि, वेला, आंसू, यामा, ग्रंथि। बताओ, कृतियों का सही क्रम क्या है? तो मैं आपको सन क्यों बताती हूँ? इसीलिए बताती हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जब बनते हैं तो बहुत कंफ्यूजन में रहता है, इसलिए मैं आपको सभी के सन बताती हूँ। सबसे पहले बताइए, वेला की सन कितनी है? तो आपको याद रखना, 1946। आंसू की सन कितनी है? तो आपको याद रखना, 1925।
यामा की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1940। और ग्रंथि की सन कितनी होगी, तो आपको याद रखना 1920। अब बताओ इसका सही अनुक्रम क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा, ग्रंथि, उसके बाद आंसू, उसके बाद क्या आएगा, यामा, और लास्ट में आएगा बेला। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, अनामिका, परमल, पल्लव, कामायनी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, किसकी भूमिका छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, तो आपको याद रखना पल्लव। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। मैंने आपको क्या बताया, पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है, अनामिका, झरना, पल्लव, निहार। पल्लव, निहार, झरना, अनामिका, झरना, अनामिका, पल्लव, निहार, झरना, पल्लव, अनामिका, निहार। बताओ इसका सही अनुक्रम क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा, इसमें भी सन आ गई ना, इसलिए बताती हूँ। अब बताओ झरना की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1918। पल्लव की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1928। अनामिका की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1923। और जो निहार है इसकी सन कितनी है, 1930। अब सबसे पहले क्या आएगा, झरना, उसके बाद क्या आएगा, अनामिका, पल्लव और निहार। किसमें है, ऑप्शन जल्दी से बताइए, ऑप्शन सी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम है, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक। प्रेम पथिक, लहर, आंसू, कामायनी। प्रेम पथिक, आंसू, लहर, कामायनी। लहर, प्रेम पथिक, कामायनी, आंसू। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा। तो सबसे पहले बताइए लहर की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1933। प्रेम पथिक की सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1914। कामायनी की कितनी है, मैंने अभी बताई थी 1935। और आंसू की कितनी है, तो आपको याद रखना 1925। अब सबसे पहले क्या आएगा, प्रेम पथिक, आंसू, लहर और कामायनी। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है, पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी, वर्मा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ जी, रामचंद्र शुक्ल ने रहस्यवाद के मूल अर्थ में किस छायावादी कवि को सर्वाधिक प्रमुख माना है, तो आपको याद रखना महादेवी वर्मा को। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है प्रकृति की नकल, नकल, पुनः सर्जन, वस्तुपरक अंकन। हाँ जी, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है, तो आपको याद रखना पुनः सर्जन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है, अरस्तु, इलियट, प्लेटो, बर्डवर्थ। हाँ जी, काव्य को प्रकृति की अनुकृति किसने माना है, तो आपको याद रखना किसने माना, अरस्तु ने। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि की अनुकर्ता है, कथन है रिचटस, अरस्तु, प्लेटो, इलियट। हाँ जी, चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की ही तरह कवि भी अनुकर्ता है, यह कथन किसका है, तो आपको याद रखना अरस्तु का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है, मम्मट, कुनाक, आनंद वर्धन, अभिनव गुप्त। हाँ जी, ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है, तो आपको याद रखना आनंद वर्धन। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय काव्य शास्त्र नाटक के किन तीन तत्वों को मान्यता देता है, वस्तु, नेता, रस, रस वस्तु संवाद, कथानक संवाद, पात्र योजना,
देशकाल, उद्देश्य, गीत, योजना। बताइए, भारतीय काव्य शास्त्र नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? तो आपको याद रखना वो 3 तत्व कौन से हैं? वस्तु, नेता, रस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साधक के लिए की जाती है? प्रयत्न, नियताप्ति, फलागम, कार्य। बताइए, नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साधक के लिए की जाती है? तो आपको याद रखना कार्य के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? दर्शन का, ज्ञान का, भावों का, तमाम सांस्कृतिक कर्म का। हाँ जी, देरिदा लेखन को किसका स्रोत मानते हैं? तो आपको याद रखना तमाम सांस्कृतिक कर्म का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। मैंने आपको क्या बताया? देरिदा लेखन को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर आधुनिकवादी चिंतक नहीं है? एफ आर लिविस, बोद्रिया, फ्रांसुआ लियोटार्ड, फ्रेडरिक जेमेंसन। हाँ जी, कौन सा उत्तर आधुनिकवादी चिंतक नहीं है? तो आपको याद रखना कौन सा नहीं है? एफ आर लिविस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजनवती लक्षणा के भेद है? गौड़ी, शुद्धा, शाब्दी, आर्थी, शुद्धा, रूढ़ा, गौड़ी, रूढ़ा। हाँ जी, प्रयोजनवती लक्षणा का भेद कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना गौड़ी, शुद्धा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। भागवती के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम फुलेरी, देवकी नंदन खत्री, लज्जाराम मेहता। हाँ जी, भागवती के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना श्रद्धाराम फुलेरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें इसके सन कितने हैं? तो आपको याद रखना 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ वाकेमल किसकी रचना है? पांडे बेचन शर्मा, उग्र, यशपाल, अमरलाल नागर, भगवती चरण वर्मा। हाँ जी, सेठ वाकेमल किसकी रचना है? तो आपको याद रखना जो सेठ वाकेमल है ये अमरलाल नागर की रचना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? भगवती प्रसाद वर्मा, उदय शंकर भट्ट, यशपाल, अमरलाल नागर। हाँ जी, तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो आपको याद रखना जो तेरी मेरी उसकी बात है ये प्रगतिवादी उपन्यासकार यशपाल की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास है? अमृत और विश्व, अपने अपने अजनबी, झूठा सच, अंतराल। हाँ जी, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो आपको याद रखना झूठा सच। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें जो झूठा सच उपन्यास है इसके उपन्यासकार कौन है? तो आपको याद रखना यशपाल है। कौन है? यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चतुर्सेन शास्त्री, ऋषभ चरण जैन, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, ईला चंद्र जोशी। हाँ जी, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? तो आपको याद रखना पांडे बेचन शर्मा उग्र की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? जल टूटता हुआ, परिधि परिकथा, अलग अलग वैतरणी, आधा गांव। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, गंगोली गांव किस उपन्यास के केंद्र में है? तो आपको याद रखना आधा गांव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1966। और ये उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो आपको याद रखना राही मासूम। कौन है? राही मासूम रजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? आधा गांव, आखिरी कलाम, सूखा बरगद, झूठा सच। हाँ जी, कौन सा उपन्यास विभाजन समस्या पर आधारित नहीं है? तो आपको याद रखना आखिरी कलाम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार है? प्रेमचंद, ईला चंद्र जोशी, रंगे राघव, वृंदावन लाल वर्मा। हाँ जी, मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन है? ईला चंद्र जोशी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनिया किस उपन्यास की पात्र है? अनामदास का पोथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा, बाणभट्ट की आत्मकथा। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर?
हाँ जी, अगर आप इधर तक बिना स्किप किए आए हो तो आप ये समझ लो आप पढ़ने वाले हो, क्योंकि मेरी क्लास में कोई आपको टाइम पास नहीं कराया जाता। उसके बाद भी आपको मेरी क्लास इतनी अच्छी लगती है, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, सच में दिल खुश हो जाता है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो। बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। अभी इसका आंसर बताइए। तो आपको याद रखना इस उपन्यास की पात्र कौन है, तो आपको याद रखना वाणभट्ट की आत्मकथा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, विजय मोहन सिंह, गोपाल राय। बताओ किस आलोचक ने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है? तो आपको याद रखना गोपाल राय ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें जो देवरानी जेठानी की कहानी है, इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1870। और बात करें ये किसका उपन्यास है, तो आपको याद रखना पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी को गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसाय हिंदू उपन्यास के लेखक है श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, राधाचरण गोस्वामी। हाँ जी, निसाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना राधा कृष्ण दास। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, तो आपको याद रखना 1890। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? प्रदीप सौरभ, रीता शुक्ला, महुआ माझी, तुलसी राम। हाँ जी, मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना जो मुन्नी मोबाइल है ये प्रदीप सौरभ का उपन्यास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, तो आपको याद रखना 2009। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार है? आदर्शवादी, यथार्थवादी, आदर्श उन्मुख, यथार्थवादी, यथार्थ उन्मुख, आदर्शवादी। तो आप सभी को पता है जो प्रेमचंद है ये आदर्श उन्मुख यथार्थवादी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरन लाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया? सूरदास, रैदास, तुलसीदास, मीराबाई। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? हाँ जी, अमरन लाल नागर के जीवनी परक उपन्यास खंजन नयन में किसके जीवन का चित्रण किया गया? तो आपको याद रखना रैदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? रहन पर रगदू, एक प्रिक के बाद, चाक, ग्लोबल गांव के देवता। हाँ जी, कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है? तो आपको याद रखना रहन पर रगदू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें ये इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, तो आपको याद रखना 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सतीसर की लेखिका है चित्रा मेदकल, क्षमा शर्मा, नीलाक्षी सिंह, चंद्रकांता। हाँ जी, कथा सतीसर की लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना चंद्रकांता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? शेखर एक जीवनी, पहला गिरमिटिया, वाणभट्ट की आत्मकथा, राग दरबारी। हाँ जी, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है? तो आपको याद रखना वाणभट्ट की आत्मकथा से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बात करें जो वाणभट्ट की आत्मकथा है इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1946। और ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है वाणभट्ट की आत्मकथा किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव पूजन साय का एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया, मनोरमा, विकारी, एकांकिनी। हाँ जी, शिव पूजन साय का एकमात्र उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1926। मैंने आपको क्या बताया? शिव पूजन साय का एकमात्र उपन्यास देहाती दुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है? मृणालिनी, निगुनिया, बुधिया, श्लिया। हाँ जी, नाच्यो बहुत गोपाल उपन्यास की लेखिका कौन है? तो आपको याद रखना निर्गुनिया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र है। रेखा गौरा, शेनमा योकी, अमला रंजना, शशि सरस्वती। हाँ जी, शेखर एक जीवनी उपन्यास का स्त्री पात्र कौन सा है? तो आपको याद रखना शशि सरस्वती। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, तो आपको याद रखना जो शेखर एक जीवनी है इसके दो भाग है। पहला भाग है 1941 और दूसरे भाग की सन है 1944। और ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना अज्ञे का उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। झूठा सच, सीधी सच्ची बातें, तमस, आधा गांव। हाँ जी, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना सीधी सच्ची बातें। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? पतन, टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, ना आने वाला कल। हाँ जी, कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है? तो आपको याद रखना ना आने वाला कल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अब ये किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना ये मोहन राकेश का उपन्यास है। किसका है? मोहन राकेश का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक है रामदेव धुरंधर, हेमराज सुंदर, अभिमन्यु अनंत, अनंत गोपाल। हाँ जी, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? सभी को पता है, अभिमन्यु अनंत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? परिधि परिकथा, मैला आंचल, झूठा सच, गोदान। हाँ जी, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? तो आपको याद रखना जो कालीचरण है ये मैला आंचल का पात्र है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? गोदान, चित्रलेखा, भुवन विक्रम, यही सच है। हाँ जी, कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की है? तो आपको याद रखना जो भुवन विक्रम है ये वृंदावन लाल वर्मा की कृति है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बात करें इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? तो आपको याद रखना 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है। खंजर नयन, पहला गिरमिटिया, मानस का हंस, भूले बिसरे चित्र। हाँ जी, जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना भूले बिसरे चित्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें इसकी सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1959। मैंने आपको क्या बताया, जीवनी परक उपन्यास कौन सा नहीं है? भूले बिसरे चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? इरावती, मंगलसूत्र, चोटी की पकड़, रत्ना की बात। हाँ जी, अब बताओ कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? तो आप सभी को पता है इरावती अधूरा उपन्यास है, मंगलसूत्र भी अधूरा उपन्यास है और चोटी की पकड़ है ये भी अधूरा उपन्यास है। जबकि बात करें रत्ना की बात, ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित रंगे राग का पूर्ण उपन्यास है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। बात करें इसकी सन कितनी है रत्ना की बात की, तो आपको याद रखना 1954। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है। बाजार ए हुस्न, चौगाने हस्ती, गोसाए ए आफियत, हम खूरमा, हम सवाब। हाँ जी, प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक क्या है? तो आपको याद रखना बाजार ए हुस्न। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ईला चंद्र जोशी का उपन्यास है? श्वेता, सुखदा, मुक्तिपथ, तेरी मेरी उसकी बात। हाँ जी, बताओ कौन सा ईला चंद्र जोशी का उपन्यास है? तो आपको याद रखना मुक्तिपथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मुक्तिपथ की सन कितनी है? तो आपको याद रखना 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है? चेनेन्द्र, चतुर्सेन शास्त्री, ईला चंद्र जोशी, अज्ञे। हाँ जी, मनोविश्लेषणवादी कथाकार कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना चतुर्सेन शास्त्री। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। उम्मीद करेंगे कि दोस्तों आपको उपन्यास की मेरी ये क्लास पसंद आई है।
पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।